नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 5 में नागार्जुन की कविताओं के प्रश्न उत्तर हैं। तो अगला प्रश्न है सिंदूर तिलंकित भाल। ये नागार्जुन ने अपनी पत्नी की माथे पर लगा हुआ तिलक को याद करता है। वह तिब्बत प्रवास के दौरान उसका जो वियोग वर्णन हुआ है उसका वर्णन किया गया है। सिंदूर तिलंकित भाल कविता में अभिव्यक्त कवि के वियोग चेतना पर प्रकाश डालिए। तो कविवर नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले कवि थे, यानी कि घूमने चले जाते थे। तिब्बत में गए, कैलाश पर्वत पर गए, मानसरोवर गए। तो उन्होंने अनेक बार विदेश यात्रा की है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने अपने प्रवास काल, यानी कि जब तिब्बत में रह रहे थे तो वहाँ मातृभूमि और अपनी प्राण प्रिय पत्नी के वियोग यानी उससे बिछड़ने का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि ने प्रवास के समय सर्वप्रथम पत्नी वियोग की अभिव्यक्ति करते हुए लिखा है। घोर निर्जर में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलंकित भाल। यानी कि घोर निर्जन माने अकेले स्थान पर डाल दिया है तो तुम्हारी याद आती है। कवि को पत्नी के साथ साथ अन्य स्वजनों की भी स्मृति निरंतर कष्ट पहुंचाती है। तभी तो तुम याद आती, प्राण हो गया मैं नहीं पाषाण, मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ। याद आते हैं स्वजन माने परिजन भी मुझे याद आती हैं। जिसकी सने से भीगी अमृत में माने आंसुओं से भीगी हुई आंखें, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देगी पाँव। जिस प्रकार तुम्हारी स्मृति है उसी प्रकार विहंगम माने पक्षी की कभी आंखें नहीं थकती हैं, उसी प्रकार आंखों में आंसू भी तुम्हारी यादें नहीं भूलती हैं। कवि के मन में मातृभूमि के प्रति अथाह प्रेम और मातृभूमि से दूर होते ही उनका मन मातृभूमि के वियोग में व्याकुल हो उठता है। कवि की मातृभूमि के वियोग की प्रखर चेतना इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। कवि कहता है, याद आता है मुझे वह तरोनी गांव, क्योंकि वह तरोनी ग्राम के थे। याद आती है लीचियां वे आम, याद आती है मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते हैं धान, याद आते हैं कमल कुमुदिनी तालम्स खान, और याद आते हैं सस्य श्यामल माने हरे भरे जनपद खेत, गुण रूप गुण अनुसार ही रूखे रखे गए वे नाम। तो आगे था नंबर प्रश्न है बादल को घिरते देखा। शीर्षक कविता में व्यक्त कवि ने प्रकृति प्रेम का उल्लेख किया है। प्रकृति प्रेम का कैसे उल्लेख किया है तो इन जहां उसका आंसर करेंगे। नागार्जुन ने भारत, श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा देशों की अनेक स्थानों पर भ्रमण किया है। वहाँ की प्रकृति सुंदरी की जो प्राकृतिक सौंदर्य है कि अपूर्व छटा, बहुत ही सौंदर्यशाली को निकट से निहारा है। जैसे कैलाश मानसरोवर पर और मानसरोवर झील को। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गांव, जनपद होता क्षेत्र, हिमालय की तराई माने हिमालय के पदतल यानी कि हिमालय के छोटे पहाड़ियों का में भ्रमण करते हुए प्रकृति की अनित्य यानी खजाना की शोभा को भी खुली आंखों से देखा परखा है। और अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान उन्होंने हिमालय पर्वत की अपूर्व सौंदर्य को देखा है। बादल को घिरते देखा, बादल को बनते देखा। कविता में कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वर्षा काल में पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति का वर्णन देखते ही बनता है। तो इन पंक्तियों में हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। तुंग होता ऊंची, हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील से समतल देशों से आकर पावस माने वर्षा ऋतु में उमस, वर्षा ऋतु की जो गर्मी से व्याकुल होकर के विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा। यानी कि जो कमल नाल है, कमल नाल माने जो मानसरोवर झील में मधुर मीठे कमल के नाल को खोजते हुए हंसों को तिरते हुए देखा, बादल को गिरते हुए देखा, कविता में कहा गया है। कविवर नागार्जुन ने हिमालय पर्वत पर बसंत ऋतु की प्रातःकालीन छटा का भी चित्रांकन कुछ शब्दों में किया है। सर्वत्र मादकता छाई हुई है। मल्याचल होता है, मल्याचल चंदन के वन प्रदेश से आती हुई सुगंधित चंदन की सुगंध
कि स्वच्छ और शीतल वायु प्रभावित हो रही है। प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वतों की ऊंची चोटियों पर फैली हुई थी। सूर्य की किरणें पड़ने से सभी चोटियां अलग अलग प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ कवि कह रहा है, बस ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा था, बालारुण की मृदु किरणें थी, अलग अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित अलग अलग रह करके जिनको सारी रात बितानी होती थी। कवि ने न केवल प्रकृति के सुहाने और कोमल रूप का चित्रण नहीं किया, अपितु प्रकृति के भीषण रूप का भी सजीव वर्णन किया है। मैंने तो भीषण जाड़ों में गगनचुंबी कैलाश के शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से यानी कि तूफान से उनको गरज बरज कर भिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। आगे कहता है, कविवर नागार्जुन ने पर्वतीय प्रकृति के अभिन्न अंग और वन्य प्राणियों का सुंदर वर्णन किया है। मानसरोवर अन्य झीलों पर तैरते हुए हंसों और बर्फीली पर्वतों की तराई में कस्तूरी मृगों की चौकड़ी भरते हुए भी दिखाया है। कस्तूरी सुगंध के न मिलने पर युवा कस्तूरी मृगों की व्याकुलता को भी शब्दों में उतारता है। तय उपयुक्त विवेचन के और एवं उदाहरण नागार्जुन के प्रकृति प्रेम के द्योतक यानी सबूत हैं, गवाह हैं। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता का प्रतिपाद्य और उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। कविवर नागार्जुन बिहार के समय सामयिक जीवन से पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने स्वयं अभावों का सामना किया है, यानी कि उन्होंने भी अकाल के सामने जीवन व्यतीत किया है। वे बिहार में पड़े अकाल और उसकी विभीषिका यानी कि भयंकर रूप से परिचित थे। प्रस्तुत कविता अकाल और उसके बाद में कवि अकाल और उसके बाद में कवि ने अकाल पड़ने तथा उसके बाद की बदलती परिस्थितियों का सजीव वर्णन किया है। प्रथम छंद में कवि बिहार में उस अकाल का वर्णन करता है जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु के शिकार हो गए थे। लोगों के पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। इस अकाल से मनुष्य पर आश्रित जीव जैसे कुत्ता है वो भी भूखे रह गए थे। जीव भी अत्यधिक चूहे हैं वे भी प्रभावित हुए थे। अकाल पड़ने पर अनेक दिनों तक न चूल्हा जला और न ही चक्की चली, यहाँ तक कि चूहे और छिपकलियां भी भूखे रहने के लिए मजबूर हो गई। जैसे इन पंक्तियों में कहा गया है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। दूसरे छंद में कवि ने अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया है। वर्षा होने से भरपूर फसल हुई तो लोगों के जीवन में फिर से खुशहाली आई। अकाल समाप्त होने पर घर में अनाज के दाने आए, चक्की फिर से चलने लगी और घर के आंगन फिर से धुआं उठने लगा और घर के सभी लोगों की आंखों में चमक और प्रसन्नता भर आई। सभी खुश हो गए, यहाँ तक कि कौवे भी अपनी पाखों को खुजलाने लग गए और उनके मन में आशा जाग उठी कि अब उन्हें भी खाने के लिए कुछ मिलेगा। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने भी पाखें कई दिनों खुजलाई कई दिनों के बाद। अगला प्रश्न है प्रेत का बयान। कविता के प्रमुख उद्देश्य पर सार रूप में प्रकाशित डालिए या प्रेत बयान के कथ्य को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने इसका सार पढ़ा था वैसा ही इसमें प्रश्न है। तो ये मास्टर जी के बारे में वर्णन किया गया है जो भूख से मर जाता है। प्रेत का बयान कविता शीर्षक एक 100 उद्देश्य रचना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भूख से मृत प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के प्रेत के माध्यम से स्वाधीन भारत में गरीबी हटाओ की दुहाई देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। यानी कि उस टाइम जो सरकार थी कि गरीबी हटाओ तो उनके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। वस्तुतः उन्होंने अपने दुख में जनता का दुख देखा है
उन्होंने जनता के दुख को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रेत का बयान उनका इसका परिणाम है। कवि ने बताया है कि बिहार में आज भी लोग भूख और विभिन्न बीमारियों के कारण असमय में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कविता का नायक अध्यापक का प्रेत और धर्मराज यमराज, यानी धर्मराज को यमराज कहते हैं, अध्यापक का प्रेत यानी आत्मा और यमराज को बताता है कि भूख और धन के अभाव के कारण उसके 4 बच्चे और मां की मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह भी अभी 55 वर्ष की अवस्था में भूख और पेचिश के कारण अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहता है, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह थी 30 रुपया, 100 भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने, धरती थी माँ थी बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में, यानी कि हे दया करुणा के सागर यमराज, वे भी आपकी शरण में आ चुके हैं। मैं ही बाकी था क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी, यानी कुछ मेरे प्राण शेष थे, हमारे पुश्तैनी माने पुरखों, और पोखर में मनोबल शेष था, सूखे शरीर, यानी सूखे शरीर में हमारे पूर्वजों का कुछ बल शेष था, इसके कारण मैं जिंदा बचा हुआ था। इसलिए कह रहा है यहाँ पर कवि। इतना ही नहीं, अध्यापक के पिता की मृत्यु भी अध्यापक के जन्म से पूर्व भूख के कारण हुई थी, यानी कि जो अध्यापक के पिता थे उसकी भी मृत्यु रोटी भोजन न मिलने के कारण, भूखे मरने के कारण हुई थी। जैसे तैसे उनकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वह अध्यापक बन गया, किंतु गरीबी की मार से न बच सका। सरकार के गरीबी हटाओ आंदोलन चलते रहे, जनता गरीबी में पिसती रही, यह बताना ही प्रस्तुत कविता का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि जनता को गरीबी हटाओ का नारा दिए गए, परंतु लोग भूख से मरे गए। ये नागार्जुन की कविताओं के प्रश्न उत्तर हैं। आपको समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आओगे। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करो। धन्यवाद।